मैं उन सब के लिए भी और आप सभी बच्चों को भी भाई बहुत बहुत जो है मेरी तरफ से सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर नंबर 8 है वो आपकी सेकंड बुक से है, सेकंड बुक ज्योग्राफी, जिसका नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। मैंने हर बार जितने भी चैप्टर कराए इस बुक का नाम जरूर बताया आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोग। ठीक है, तो ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है और इसका लेसन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये लेसन करते हो तो उस समय लेसन का जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कोई चीज मैन्युफैक्चर करना, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। जैसे कि आप कहीं पे कार बना रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जब आप कहीं पर बिस्किट बनाते हैं तो बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। रॉ मटेरियल मान लीजिए आपने बिस्किट के लिए व्हीट वगैरह या फ्लोर वगैरह ले लिया और आप फिर उसको बिस्किट बनाकर उसको, जैसे पार्ले जी है, 2020 है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मतलब कि उसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है एक फिनिश गुड में, एक अच्छी सी कन्वर्ट किया जा रहा है उसको एक अलग जो है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसका और एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्रीकल्चर में शुगर केन उगाया जाता है, शुगर केन मतलब कि गन्ना उगाया जाता है। तो गन्ने को एग्रीकल्चर से मतलब कि फार्मर्स जो उनको फार्मलैंड से यानी कि जमीन खेतों में से उसको काट कर ट्रैक्टरों में भर देते हैं और ट्रैक्टरों में भरने के बाद फिर उसे फैक्ट्री में पहुंचा देते हैं, शुगर फैक्ट्री में, शुगर मिल में। एक्चुअल में शुगर फैक्ट्री नहीं होती, शुगर मिल होती है। जैसे कॉटन मिल होती है वैसे शुगर मिल होती है। तो शुगर मिल में उसे उस ट्रॉली के अंदर उसको लोड करके ट्रक वगैरह में भरकर शुगर केन को पहुंचा दिया जाता है। फिर बाद में शुगर केन को क्या करते हैं, शुगर केन को जो है रोलिंग मशीन से उसको पीसते हैं और रोलिंग मशीन से पीसने के बाद उसका रस निकाला जाता है और फिर रस से फिर चीनी तैयार की जाती है, शुगर तैयार की जाती है, उसे बॉईल किया जाता है, उसे उबाल लिया जाता है। एक अप्रोक्सीमेट डाटा के अकॉर्डिंग 100 केजी शुगर केन 100 किलो गन्ने में 12 केजी शुगर तैयार हो जाती है। एक अप्रोक्सीमेट डाटा, एक रफ सा डाटा है ये कि 100 किलो गन्ने में 100 केजी शुगर केन में 12 केजी 12 किलो शुगर तैयार की जा सकती है। तो जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, किसी मिल में हो रहा है, किसी फैक्ट्री में हो रहा है, कहीं इंडस्ट्रीज पर हो रहा है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग। वो वर्क सारा मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा और इसीलिए लेसन का नाम भी रखा गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मैं ये कहूं कि आयरन ओर, कहीं पे माइनिंग की जा रही है, कहीं पे माइनिंग की जा रही है, कहीं से आयरन निकाला जा रहा है। तो आयरन कहीं से निकाला और उसको क्या किया जा रहा है, आयरन को साफ करने के लिए, उसको पिघलाने के लिए आयरन ओर, आयरन ओर क्या होता है, मिक्स मटेरियल। जो जमीन से हमने मिक्स मटेरियल निकाला उसको अगर उसमें आयरन की परसेंटेज ज्यादा रही तो वो आयरन ओर कहलाएगा, अगर उसमें कॉपर की परसेंटेज ज्यादा रही तो वो कॉपर ओर कहलाएगा। तो जो हमने मिक्स मटेरियल जमीन से निकाला फिर उसको इंडस्ट्रीज में भेज दिया, किसमें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कहां पर भेज दिया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर आपने वहां उसको भेज दिया और वहां पे आयरन को अलग कर लिया गया, उसे प्योर कर लिया गया, तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो गया। रॉ मटेरियल क्या हुआ, आयरन ओर, उसको आपने पिघलाया, उसको साफ किया, कहां पर साफ किया, इंडस्ट्रीज में। कहां पर, कौन सी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वहां पर उसको साफ किया गया, तो वो फिर क्या बन गया, मैन्युफैक्चरिंग वर्क। तो इस तरह से कई एग्जांपल लिए जा सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। कॉटन आपने सुनी होगी, कॉटन जो खेतों में उगाई जाती है, जो हमारे खेतों में रुई उगाई जाती है, कॉटन उगाई जाती है। तो कॉटन जब किसान उगाते हैं तो उनकी रुई निकाल लेते हैं और रुई को फिर किसी कॉटन मिल में भेजते हैं। फिर कॉटन मिल में उस रुई के धागे बनाए जाते हैं। फिर जब धागे बन जाते हैं उसी धागे से फिर क्या करते हैं, उसी धागे से फिर वो कपड़े तैयार करते हैं। फिर कपड़े तैयार किए जाते हैं, फिर उनको सूती कपड़े बनाए जाते हैं, पुलिंग और जो कई चीजें होती है, इसमें एक्टिविटी बहुत सारी होती है कपड़े बनाने में। तो वो कॉटन मिल में फिर वो धागे तैयार हो रहे हैं और फिर कॉटन मिल में फिर कपड़े भी तैयार हो रहे हैं। बाद में फिर उसको डाई कर लेते हैं और फिर क्लॉथ तैयार हो जाते हैं, थान के थान तैयार हो जाते हैं। ठीक है,
थान के थान तैयार हो जाते हैं और फिर कपड़े बना दिए जाते हैं। तो जो कपड़े बनाने का काम है, धागे बनाने का काम है, डाई करने का काम है, वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, जो रॉ मटेरियल को मॉडिफाई करेगी और उसे एक नया प्रोडक्ट बना देगी। जैसे रॉ मटेरियल आपके पास फ्लोर था, व्हीट का फ्लोर था, यानी कि व्हीट का आटा था, गेहूं का आटा था, मैदा बोलते हैं उसको, मैदा। तो जो मैदा थी, मैदा से आपने बिस्किट बनाए। बिस्किट कहाँ बने? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। आयरन ओर था, आपने उसके आयरन और स्टील बना दिया। कहाँ बना? आयरन स्टील फैक्ट्री में। तो वो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो गया। ठीक है। शुगर केन था आपके पास रॉ मटेरियल, आपने उस रॉ मटेरियल को शुगर मिल में भेज दिया, शुगर बना दी, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई। इस तरह से अलग अलग एग्जांपल लिए जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लास्ट में है ये, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये बोर्ड पे जो दिख रहा है आपको कोने में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, देखो लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, मॉडिफाई रॉ मटेरियल, मॉडिफाई रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड मतलब कि उसे दूसरी किसी प्रोडक्ट में तैयार कर देंगे, उसे दूसरे किसी प्रोडक्ट में तैयार कर देंगे। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं ये लोग जितने भी हैं इंडस्ट्री में जो जुड़े हुए हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। अब इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हमें क्लासिफाइड करना है, उसके टाइप समझने हैं। आप देखोगे बोर्ड पे मैंने बहुत टाइप से उसे क्लासिफाइड किया गया है, बहुत अलग तरीके से उसको क्लासिफाइड किया गया है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाइड करके इसमें बोर्ड पे लिख लिया है। किस तरह की टाइप क्लासिफाइड किया गया? टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। किस किस के टाइप है, मतलब इंडस्ट्रीज के कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है। तो देखो हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया बेसिस ऑफ साइज, साइज के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। साइज का मतलब होता है लार्ज साइज, स्मॉल साइज, मीडियम साइज। साइज का तीन होता है मेन। लार्ज यानी कि आयरन स्टील कंपनी, जो आयरन और स्टील कंपनी होती है ना, वो हैवी इंडस्ट्री होती है और वो हमेशा लार्ज इंडस्ट्री में काउंट होगी, आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। तो ये लार्ज में आ गया। फिर मीडियम, मीडियम मतलब कि थोड़ा कपड़े का कारोबार जो है, मान लीजिए कपड़े का कारोबार है, जैसे कॉटन मिल है, शुगर मिल है, ये सारे के सारे मीडियम में आते हैं। आयरन स्टील कंपनी लार्ज में आएगा और कॉटन इंडस्ट्री या कॉटन की जो मिल है या फिर शुगर मिल है वो मीडियम में आएगी। और स्मॉल स्केल में आप देखोगे कहीं पर आटा बनाने की लोगों ने फैक्ट्री लगा रखी है, आटा बना रहे हैं, गेहूं से आटा तैयार कर रहे हैं, कहीं पर सरसों का तेल पैकेजिंग किया जा रहा है, तो उस माल में आ जाएगा। सरसों का तेल हो गया, छोटी इंडस्ट्री हो गई, छोटे लेवल पे हो गया। या फिर हो सकता है कि कई बार जो बड़े डाबर कंपनी है, तो ये भी जब मैन्युफैक्चरिंग का काम बड़े लेवल पे कर लेते हैं तो वो लार्ज में भी आ जाता है। तो साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 3 टाइप की मेनली होती है, लार्ज, स्मॉल और मीडियम। लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ये 3 टाइप होती है। अब देखा जाए तो साइज कई बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। साइज अगर लार्ज है तो वो पैसा लगाने के हिसाब से है, आपने ज्यादा पैसे लगाए, ज्यादा पैसे लगते कहाँ हैं? ज्यादातर आयरन स्टील में लगाए जाते हैं ज्यादा पैसे, या फिर किसी अलग इंडस्ट्री में, जिस मान लो कॉटन या शुगर केन बड़े लेवल पे बना रहे हैं, ठीक है, कॉटन से धागे बना रहे हैं या शुगर केन से शुगर बनाई जा रही है, अगर वो बड़े स्केल में इन्वेस्टमेंट किया गया है, पैसा ज्यादा लगा दिया गया है, तो वो लार्ज में आ जाएगा। मतलब कि पैसे की लागत के हिसाब से भी लार्ज, स्मॉल और मीडियम किया जा सकता है। जिसमें पैसे की लागत ज्यादा आएगी वो लार्ज हो जाएगा, जिसमें पैसे की लागत मीडियम आएगी वो मीडियम हो जाएगा, और जिसमें पैसे की लागत कम आती है वो स्मॉल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है एकदम, इसमें कोई परेशानी नहीं याद करने में। साइज के अकॉर्डिंग 3 साइज और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनका साइज बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट, कि भाई लेबर फोर्स के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें लेबर फोर्स ज्यादा लगी होती है, तो ज्यादा लेबर फोर्स लगी हुई तो वो, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रखा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा, कितना पैसा लगाया गया है, कितना ज्यादा पैसा लग गया है। ठीक है, तो वो भी उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया सबसे पहले बेसिस, कौन सा बेसिस लिया गया? साइज। साइज के हिसाब से उसको कैटेगराइज कर दिया गया, साइज के हिसाब से उसको क्लासिफाइड कर दिया गया। ओके,
अब दूसरा मतलब हो गया ओनरशिप। ये लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी इंडस्ट्री में ज्यादा लेबर लगी होती है, किसी इंडस्ट्री में मीडियम लेवल पे और किसी इंडस्ट्री में स्मॉल लेवल पे लेबर लगी होती है। उस हिसाब से उसका साइज डिसाइड किया जा सकता है। साइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, साइज लेबर फोर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। और कितने टाइप में साइज होते हैं? 3 टाइप के, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। एक पॉइंट क्लियर हो गया कि साइज के हिसाब से इंडस्ट्री कितने टाइप की है? 3 टाइप की। अब दूसरा है ओनरशिप, मालिकाना हक। मालिक प्राइवेट भी होते हैं, मालिक सरकार भी होती है इंडस्ट्रीज की, और मालिक कई बार जॉइंट सेक्टर भी होता है। मतलब प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर, कोई खास एक आदमी या सरकार दोनों मिलकर कई बार कोई इंडस्ट्री शुरू कर देती है। जैसे कि मैं ये कहूँ किसी प्राइवेट ओनर के पास में पैसे नहीं है तो वो गवर्नमेंट की हेल्प से कर सकता है, ठीक है। तो वो जो इंडस्ट्री इस तरह से ओनरशिप के बेस पे बनेगी, मालिकाना हक के हिसाब से बनेगी। ओनरशिप का मतलब होता है मालिक, मालिकाना हक, ठीक है। तो वो पहला सेक्टर हो गया पब्लिक सेक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरा सेक्टर हो गया प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि किसी एक आदमी का या एक ग्रुप का, जैसे टाटा और अंबानी ग्रुप। आपने सुनोगे ना टाटा ग्रुप, जेएन टाटा, जमशेदजी नुसरमान जी टाटा, आपने सुना होगा इनके बारे में, जिनकी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी है, बड़ी फेमस है। मैंने उधर कोने में लिखा भी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, मतलब टिस्को, टिस्को को मैंने लिखा भी है टिस्को, TISCO। तो ये टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है वो किस में है? प्राइवेट सेक्टर में है। टाटा और उसका परिवार, टाटा जैसे रतन टाटा हो गए, जमशेदजी नुसरमान जी टाटा, जेएन टाटा हो गए, तो ये टाटा परिवार सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में आएंगे, ठीक है। ओके, पहले वाला हो गया पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट सेक्टर भी कहेंगे। ए को पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर कहेंगे। दूसरा वाला हो गया प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि किसी एक आदमी का या किसी एक परिवार का ग्रुप, ठीक है। फिर तीसरा हो गया जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके इंडस्ट्रीज लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम जॉइंट सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर कह सकते हैं। आप उसे जॉइंट बोलो चाहे आप उसको कोऑपरेटिव बोलो, आराम से समझ में आ जाएगा, दोनों का मिला जुला है ये। तो इस तरह से ओनरशिप के बेस पे भी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। कोऑपरेटिव जॉइंट एक ही बात होती है, दोनों मिलके कर लेते हैं। तो 2 बेसिस हो गए, साइज के बेसिस पर और ओनरशिप के बेसिस पर, ठीक है। अब तीसरा बेसिस है इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करने का। हम क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड कर रहे हैं। पहला बेस साइज, दूसरा बेस ओनरशिप, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये बताना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज को किन किन बेसिस पे क्लासिफाइड किया जा सकता है। या फिर डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर डिफरेंस बताइए, साइज बेस जो क्लासिफिकेशन है या फिर ओनरशिप बेस क्लासिफिकेशन, उनमें दोनों में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में कई बार आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ओनरशिप के बेस पे 3 हो गए और साइज के अकॉर्डिंग भी 3 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। भाई रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग उसे एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, कच्चा माल मतलब कि इंडस्ट्री में कच्चा माल कृषि से भी आता है, एग्रीकल्चर से भी आता है, फॉरेस्ट से भी कच्चा माल इनको मिलता है इंडस्ट्रीज को। एग्रीकल्चर से कैसा मिला? कपड़े का उद्योग हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, तो कॉटन एग्रीकल्चर बेस हो गया। और फॉरेस्ट बेस जैसे कि वुड्स, लकड़ियां, और पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग और लकड़ी उद्योग, कहां से आता है रॉ मटेरियल? फॉरेस्ट से, ठीक है। और तीसरा वाला मिनरल बेस, आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये मिनरल बेस रॉ मटेरियल कहां से आता है? मिनरल से। तो तीसरा लेवल हो गया। और 4 नंबर पे इंडस्ट्रियल बेस। इंडस्ट्रियल बेस बिल्कुल इनके जैसा ही है। इंडस्ट्रीज के लिए जो इंडस्ट्रियल बेस मतलब कि इंडस्ट्रियल बेस की जैसे कि आयरन हो गया और इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, इन सब का मिक्सअप लास्ट में इंडस्ट्रीज बेस के लिए पहले रॉ मटेरियल एक जगह पर तैयार किया जाएगा और फिर उसकी सेकंड स्टेज के लिए उसे दूसरी इंडस्ट्रीज में भेज देंगे। दोबारा बताता हूं मैं, एग्रीकल्चर बेस रॉ मटेरियल के हिसाब से एग्रीकल्चर शुगर केन, एग्रीकल्चर कॉटन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ऑयल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो फूड ऑयल होता है वो सब। तो ये एग्रीकल्चर बेस होता है जो
दूसरी इंडस्ट्री जो होती है शुगर इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, ऑयल इंडस्ट्री हो गई, फूड ऑयल वगैरह जो कंपनी होती है, तो उन सब के लिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आएगा। और दूसरा फॉरेस्ट बेस्ड पेपर जो इंडस्ट्रीज है, या फिर पेपर के अलावा ये मान लीजिए प्लाईवुड हो गया, प्लाईवुड इंडस्ट्री हो गया, या फिर फर्नीचर उद्योग हो गया, उसका रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलेगा? फॉरेस्ट से मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं मिनरल बेस। मिनरल बेस का मतलब खनिज, जैसे आयरन ओर हो गया या फिर कॉपर ओर हो गया, ये सब क्या होते हैं? सारे के सारे मिनरल बेस होते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल बेस का मतलब होता है हाफ ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर की इक्विपमेंट बना रहे हैं हम, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट, कहीं पे मदरबोर्ड बन रहा है, कहीं पे उसकी हार्ड डिस्क तैयार हो रही है, कहीं पर उसकी चिप बन रही है, कहीं पर माउस बन रहे हैं, तो सोचो अलग अलग जगह पर रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है और फिर किसी एक कंपनी में वो असेंबल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए लिनोवा की कंपनी है या कोई और कंप्यूटर की कंपनी हो गई, तो ये कंप्यूटर कंपनी क्या करती है? सारा सामान खुद तैयार नहीं करते, वो अलग अलग जगह से क्या है रॉ मटेरियल ले लेते हैं और उनको फिर असेंबल कर लेते हैं। तो असेंबलिंग का जो वर्क है वो इंडस्ट्रियल बेस हो गया। इंडस्ट्रियल बेस अलग अलग जगह से जो इक्विपमेंट इकट्ठे गए फिर बाद में उनको असेंबल किया गया। तो इस तरह से रॉ मटेरियल बेस पे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मिनरल बेस और इंडस्ट्रियल बेस, ये चार हो जाते हैं। अब एक और लास्ट है, अब लास्ट है बेसिस ऑन यूज ऑफ प्रोडक्ट। यूज ऑफ प्रोडक्ट देखो नीचे नीचे लिखा हुआ है, बेसिस किस बेस पे? यूज ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का कैसा यूज होता है, किस किस टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो बेसिक गुड्स यानी कि जरूरत सबसे पहले जो बेसिक गुड्स होती हैं वो इंडस्ट्री हो गई, फिर कैपिटल गुड्स, फिर इंटरमीडिएट गुड्स और फिर कंज्यूमर गुड्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। बेसिक गुड्स, ठीक है, और कैपिटल गुड्स। बेसिक गुड्स का मतलब होता है कि पहले ये रॉ मटेरियल खुद तैयार करेंगे और रॉ मटेरियल तैयार करके फिर किसी और कंपनी को भेजेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहता हूँ आपको आयरन एंड स्टील कंपनी है, देखो बेसिक गुड्स का मतलब बता रहा हूँ मैं। जैसे आयरन ओर हमने निकाला, आयरन ओर निकालने के बाद में हमने क्या किया? उसको आयरन को क्लियर कर लिया, लोहे को क्लियर कर लिया और लोहे को साफ करके हमने फिर उसकी शीट्स बना दी और शीट बना के फिर आपने आगे भेज दिया। फिर उसी लोहे की शीट से अलग अलग मोटर बॉडी वगैरह बनेगी, जैसे ट्रक की बॉडी बन गई या कुछ और टीन वगैरह बना दी, जो घरों में पशुओं के लिए टीन डाली जाती वो बना दी। तो कुल मिला के किसी और इंडस्ट्रीज के लिए इन्होंने रॉ मटेरियल दिया बेसिक गुड्स, मतलब कि आयरन की शीट बनाई गई, आयरन के तार बनाए गए, आयरन के सरिये बनाए गए। तो ये सब आयरन साफ करके जब नेक्स्ट इंडस्ट्री को पहुंचाया जाएगा और फिर वो उससे अलग अलग प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे। जैसे रॉ मटेरियल मान लो लोहे की शीट बनाई, तो लोहे की शीट बनाकर फिर मोटर बॉडी वाले उससे काम करेंगे। तो ये मोटर बॉडी वालों के लिए क्या हो गया? बेसिक गुड्स जो उनको तैयार करके दी जा रही है, ठीक है। फिर कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो कि कैपिटल फॉर्मेशन करती है, पैसा कमा के लेके आती है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन कई बार हम देखोगे आयरन ओर हम लोग निकालते हैं और फिर आयरन ओर को डायरेक्टली सेल कर देते हैं, क्या कर देते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं विदेशों में। तो उससे क्या हमारे पास पैसा जुड़ जाता है, कैपिटल गुड्स हो गया। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट गुड और कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है? डायरेक्ट कंज्यूम हो जाती है। जैसे बिस्कुट इंडस्ट्री हो गई, बिस्कुट इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पे बेसिक नहीं करना पड़ता, वो गेहूं खुद खरीदते हैं, कई बार तो एग्रीकल्चर से गेहूं खरीद लेते हैं और फिर उनकी मैदा तैयार करते हैं, फ्लोर तैयार करते हैं, मैदा फ्लोर FLOUR फ्लोर तैयार करते हैं, मैदा तैयार करते हैं, फिर उससे बिस्किट बना देते हैं। मतलब कि सारा काम गेहूं खरीदने से लेकर बिस्किट की पैकेटिंग करने का सारा काम जो खुद ही कर लेगा वो कंज्यूमर इंडस्ट्री होगा, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री होगा, ठीक है। और लास्ट हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है वो किसी और इंडस्ट्रीज के लिए क्या है? सप्लाई कर रही होती है। तो इस तरह से यूज ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो बारी बारी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भी इस तरह चीजें ये होती है, ओके। और अब देखिए उसके बाद जो मेन चीजें हमने बताई है उसी को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद उधर वाले आपको बताएंगे कि आगे और कौन सी होती है। एक बार फिर से जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जितना आप इनको दोबारा समझोगे उतना ही आसान हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन लिखना, उतना ही आसान हो जाएगा
लॉन्ग क्वेश्चन डिसाइड करना, ठीक है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि क्या होती है, रॉ मटेरियल को मॉडिफाई करती है। इसके टाइप बांटे जा सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग, ओनरशिप के अकॉर्डिंग और रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग और यूज ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। चार टाइप बताए मैंने, साइज के अकॉर्डिंग, ओनरशिप के अकॉर्डिंग, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग और यूज ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए साइज के अकॉर्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और लेबर फोर्स के हिसाब से देखा जाए तो तीन हो गए, लार्ज, स्मॉल और मीडियम। ओनरशिप के अकॉर्डिंग तीन हो गए, पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट कोऑपरेटिव, ये हो गई। जॉइंट कोऑपरेटिव एग्जांपल देता हूं आपको, अमूल गुजरात में आनंद गांव में अमूल डेयरी जो है, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर का। आप देखोगे गुजरात के आनंद गांव में मिल्क जो तैयार करते हैं गांव के सारे लोग, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये इंडस्ट्री शुरू की, जॉइंट सेक्टर शुरू किया और उन्होंने आज पूरे वर्ल्ड में अमूल जो दूध की कंपनी है और मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं अमूल, वो बहुत फेमस हो गई है, गुजरात के आनंद गांव में लगाई गई थी। ये जॉइंट सेक्टर का बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल मैंने दिया था, टाटा आयरन स्टील कंपनी, और पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आप देखोगे इसको नंबर 2 पे लास्ट कोने में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, IISCO, इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं। और अब तीसरे नंबर पे जो मैंने बताया रॉ मटेरियल में एग्रीकल्चर बेस, फॉरेस्ट बेस, मिनरल बेस और इंडस्ट्रियल बेस, ये चार बेस हो गए। और यूज ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बेसिक गुड्स की बेसिक चीजें तैयार कर रहे हैं फिर आगे भेज रहे हैं, कैपिटल गुड्स जिनसे पैसा आ रहा है, विदेशी इनकम आ रही है, इंटरमीडिएट गुड्स जिनसे दूसरे प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, और कंज्यूमर गुड जो कि खुद ही सारा कुछ तैयार कर लेते हैं। बिस्किट इंडस्ट्रीज का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, सारा काम वो खुद करते हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं और कोई भी बेसिक गुड्स नहीं, वो खुद ही तैयार करते हैं सारा कुछ, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखोगे बोर्ड के मिडिल में हमने कुछ और लिखा है, और बोर्ड के मिडिल में ये जो लिखा हुआ है इसको हम समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रीज को और कैसे कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। अनदर कॉमन क्लासिफिकेशन, आपकी बुक में ये अनदर कॉमन क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, देखिए कौन कौन से क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले है मेटलर्जिकल। मेटलर्जिकल का मतलब होता है धात्विक इंडस्ट्रीज, जो धातु बनाने का काम करेगी। ऐसे सारी इंडस्ट्री जिनमें आयरन एंड स्टील कंपनी हो गया, कॉपर से वायर बनाना, तांबे की इंडस्ट्री हो गई कॉपर इंडस्ट्रीज, गोल्ड इंडस्ट्री हो गई, जो मेटल होती है, जिस टाइप की मेटल होती है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया और टीन हो गया और जो है बॉक्साइट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जितनी भी मेटल्स होती है उन मेटल का जितना भी वर्क होता है वो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। इस तरह भी आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ लेते हो। इस लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लासिफिकेशन है कि कैसे क्लासिफिकेशन उसको किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया मेटलर्जिकल यानी कि धात्विक, धातु के हिसाब से, यानी कि जो धातु बनाने वाले या धातु को पिघलाने वाले या धातु से नए प्रोडक्ट बनाने वाले सारे कंपनीज, सारी इंडस्ट्रीज मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हो गई। मेटलर्जिकल कंपनीज हो गई, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हो गई। बिल्कुल सिंपल है, मेटल वर्क हो रहा है, सिंपल सी बात है, मेटल वर्क हो रहा है। इन इंडस्ट्रीज में मेटल का काम हो रहा है, मेटल धातु बनाई। दूसरी वाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके तो बच्चे कोर्स भी करते हैं, साइंस के स्टूडेंट इसकी इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स करते हैं, जो मैकेनिकल वर्क करते हैं, मैकेनिकल मतलब कार वगैरह बनाना, मैकेनिक जो होते हैं मैकेनिक, तो मैकेनिकल इंजीनियर इंडस्ट्रीज ये दूसरे टाइप का हो गया। तीसरे टाइप का हो केमिकल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री जो केमिकल बनाती है, जैसे केमिकल में मान लीजिए बहुत सारे केमिकल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए टॉयलेट क्लीनर हो गया, ये भी केमिकल है। इसके अलावा बैटरी का तेजाब होता है, ये भी केमिकल है। और जो कि अलग अलग टाइप के जो केमिकल्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक यूज में भी आते हैं और इंडस्ट्रियल यूज में भी आते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगी, इंडस्ट्रीज, केमिकल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। अलाइड क्यों जोड़ दिया, क्योंकि केमिकल से जुड़े हुए दूसरे प्रोडक्ट, मान लीजिए पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम को साफ किया जाएगा,
डीजल बनाया जाएगा, पेट्रोल बनाया जाएगा, और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उससे फिर वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज तैयार होगी। जो पेट्रोलियम का वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो पेट्रोकेमिकल कहलाएगा। तो पेट्रोकेमिकल से जो प्रोडक्ट बनेंगे, रबड़ वगैरह बन गया, टायर वगैरह बन गए, तो वो एलाइड इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। मतलब कि केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप शब्दों पे ध्यान देंगे, यस बेटा एक बार कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। अगर दोबारा से क्लासिफिकेशन करने लगे तो मेटालर्जिकल हो गया, मेटल इंडस्ट्रीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड एलाइड, ये सारे क्लासिफिकेशन हो गया। नंबर 3 1 2 3 और 4 नंबर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि कपड़ा उद्योग और जो है जो जूट टेक्सटाइल होती है वेस्ट बंगाल में है। मान लीजिए जो जेवड़ियां बनाती हैं, होती है ना मोटे मोटे रस्से और जेवड़ियां, ये तैयार करते हैं, रस्सियां तैयार करते हैं, वो सारे टेक्सटाइल में आएंगे। टेक्सटाइल में दो चीज होती है, कॉटन टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री यानी कि जो कि रस्सियां तैयार करते हैं, जो कि मोटे मोटे रस्से तैयार करते हैं, लाव तैयार करते हैं, जूट इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये अगला क्लासिफिकेशन हो गया 4 नंबर। फिर 5 नंबर पे जो आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग आप देखोगे, फूड प्रोसेसिंग में जूस वगैरह होते हैं ना, मैंगो जूस हो गया, पाइनएप्पल जूस हो गया, तो ये फूड प्रोसेसिंग करते हैं। फूड प्रोसेसिंग में मीट इंडस्ट्री भी आ जाएगी, जो मांस जो तैयार करते हैं और उनको पैकेजिंग करते हैं। ये सारे की सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, जो खाने का सामान प्रोसेसिंग करके उनको प्रिजर्व करती है, उनको सुरक्षित करती है। तो ये 4 नंबर पे 5 नंबर में हो गया फूड प्रोसेसिंग। कौन कौन सी हो गई? मेटलर्जिकल, मेटल के ऊपर इंडस्ट्री होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो मैकेनिकल वर्क करती है, कार बस वगैरह जो भी बनाते हैं, ठीक है, या फिर उनका वर्क करते हैं। केमिकल एलाइड इंडस्ट्री, जो केमिकल का वर्क करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि कॉटन और जूट के लिए इंडस्ट्री लगी हुई है। और फूड प्रोसेसिंग, जो कि फूड प्रोसेस का काम कर रही है, फूड को प्रिजर्व करके मार्केट में बेच रही है, जैसे जूस हो गया या अदर कोई प्रोडक्ट हो गए, टॉफियां हो गई। ये टॉफियां भी क्या हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आएंगी। जो भी खाने का सामान बनाने वाली इंडस्ट्री होगी, सारी की सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी। नंबर 6 पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब कि कहीं पे आपने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। भाखड़ा नंगल डैम आपको याद होगा, जो कि पंजाब में सतलुज नदी पर लगाया गया है। फिर उसके बाद हीराकुंड डैम जो महानदी पर लगा हुआ है। कौन सा? भाखड़ा नंगल डैम तो सतलुज नदी पर लगा हुआ है पंजाब में। हीराकुंड डैम महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। इसके अलावा टिहरी डैम गंगा पर बना हुआ है उत्तराखंड में। इसके अलावा जो देखोगे आपकी चंबल नदी, जो यमुना की सहायक नदी है, चंबल पर देखोगे राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, और गांधी सागर के अलावा जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चंबल नदी पर लगे हुए प्रोजेक्ट। और इसके अलावा नर्मदा नदी पर लगा हुआ है सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा ताप्ती नदी पर लगा हुआ है काकरपारा प्रोजेक्ट। इसके अलावा कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी पर लगा हुआ है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा साउथ में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम प्रोजेक्ट लगा हुआ है। कावेरी पर ही एक और लगा हुआ है मैट्यूर डैम प्रोजेक्ट। तो कितने प्रोजेक्ट लगे हुए इंडिया में? बहुत सारे लगे हुए हैं। दामोदर नदी पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट लगा हुआ है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो वो क्या तैयार कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहे हैं, वो बिजली तैयार कर रहे हैं। तो ये भी एक अलग टाइप की इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली का निर्माण, बिजली निर्माण इंडस्ट्री, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा अंतर है। बिजली के सामान बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब बिजली के सामान, जैसे पंखे, कूलर, बिजली का तार, ठीक है। इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें तैयार करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई। पूरे भारत भर में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज लगी हुई है, तो उसको भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हम कहेंगे। कुछ भी जो बिजली के आइटम बना रहे हैं, जो बिजली के आइटम बनाते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहलाते हैं। और लास्ट हो गया कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री वो होती है जिसमें कम्युनिकेशन के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का एग्जांपल है। लैपटॉप हो गया, ठीक है। और मोबाइल और लैपटॉप से रिलेटेड जो भी आइटम बनेंगे, ब्लूटूथ हो गया, ईयरफोन वायर हो गई, ठीक है। जो भी मतलब कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे के सारे कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज को इन सब के अलावा
मतलब कि इन सब के अलावा टाइप ऑफ साइज, टाइप ऑफ ओनरशिप, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल और टाइप ऑफ यूजेस के अकॉर्डिंग भी अलग तरीके से हम बांट सकते हैं। कौन कौन से में? मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, केमिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज और लास्ट हो गया कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सिंपल है, आप इनको बस इनके नाम याद कर लीजिए, बस नाम याद कर लीजिए, आराम से क्लियर होगा आपका। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है 3-3 मार्क्स में अलग अलग पूछ ले। ये हो सकता है एक्सप्लेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस तरह क्वेश्चन आ जाए। एक्सप्लेन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या फिर डिफरेंस पूछ लेगा आपसे, डिफरेंस बिटवीन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एंड डिफरेंस बिटवीन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कितने डिफरेंस बन सकते हैं? अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी टाइप के डिफरेंस को आप आराम से कर पाओगे। डिफरेंस मान लीजिए ये आ गया कि डिफरेंस बिटवीन द साइज, क्लासिफिकेशन साइज एंड ओनरशिप, इसमें डिफरेंस कीजिए कि इंडस्ट्रीज को साइज और ओनरशिप के हिसाब से बांटा गया है, तो क्लासिफिकेशन करके बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको ये वर्ड समझ में आ गए इनका मतलब क्या होता है, वो आराम से इन क्लासिफिकेशन को कर पाएगा और इन क्लासिफिकेशन को आराम से एक्सप्लेन भी कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। जिस बच्चे को क्लासिफिकेशन में दिक्कत है वो मुझे फिर व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं उसको फिर से समझा दूंगा। अब बात करते हैं, अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, अगर मैं एक बड़ा उद्योगपति हूं, ठीक है, तो उद्योगपति किसी जगह पर इंडस्ट्री लगाने के लिए कुछ चीजें नोटिस करता है। वो नोटिस की हुई चीजें मैंने लिखी हुई है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि कहीं पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी, मान लीजिए आयरन स्टील कंपनी लगा रहे हो आप, या आप कोई कपड़ा उद्योग लगा रहे हो, या आप कहीं पे शुगर मिल लगा रहे हो, या आप कहीं पे सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हो आप, ठीक है, तो वो कोई भी इंडस्ट्री इन सब चीजों का ध्यान रखकर ही लगाई जाएगी। जैसे कि नंबर 1 रॉ मटेरियल, जहां पर आपने इंडस्ट्री लगाई है, मान लीजिए मैं ये कहूंगी आपने सीमेंट इंडस्ट्री लगाई, सीमेंट इंडस्ट्री लगाई तो नजदीक पत्थर होने चाहिए, जिप्सम के पत्थर। सीमेंट इंडस्ट्री में जिप्सम के पत्थर की बहुत जरूरत पड़ती है, तो जिप्सम का पत्थर नजदीक होना चाहिए। आप जब वहां पत्थर को तोड़कर फैक्ट्री में लेके आओगे तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, फिर आप सीमेंट बना लोगे और उनको सीमेंट के कट्टों में भर दोगे, सीमेंट के जो कट्टे होते हैं उनमें भर दोगे, तो उसके बाद उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर रॉ मटेरियल आपका दूर हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, फिर फैक्ट्री आपकी चलेगी नहीं। एक बार मैं फिर बताता हूं आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी उद्योगपति अगर कहीं पे कोई इंडस्ट्री लगाता है तो वो 3-4 बल्कि 5-6 चीजों को ध्यान रखता है कि रॉ मटेरियल कहीं बहुत दूर तो नहीं है, कि पावर बिजली हमारे पास है कि नहीं है, कहीं बिजली बहुत दूर से तो नहीं लानी पड़ रही है, मार्केट नजदीक है कि नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन है कि नहीं है, रोड का सिस्टम कैसा है, क्या रोड बहुत बेकार तो नहीं है, बहुत अच्छे रोड है कि बहुत बेकार रोड है, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा लेबर कहाँ से मिलेगी, सस्ती लेबर कहाँ से मिलेगी, क्योंकि अगर लेबर सस्ती नहीं हुई, लेबर 2 टाइप की होती है, एक तो स्किलफुल लेबर होती है, एक अनस्किलफुल होती है। स्किलफुल मतलब जिसको काम बहुत अच्छा आता है वो ज्यादा पैसे लेगी, और जो अनस्किलफुल होती है जिसको काम नहीं आता, जिनको स्किलफुल लोगों के साथ रखना पड़ेगा, तो वो कम पैसे में आ जाएंगे। तो लेबर भी देखनी पड़ती है कि भाई लेबर सस्ती है कि नहीं है, स्किलफुल है कि नहीं है, तो कैसी लेबर है ये भी देखना पड़ता है, और हिस्टोरिकल पॉइंट भी देखने पड़ते हैं कि कहीं पर हम इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं तो वहां की हिस्ट्री क्या है, क्या यहाँ पर पहले ऐसा कोई मार्केट था। अगर आप कहीं पे सीमेंट इंडस्ट्री लगा रहे हो, क्या पहले कोई सीमेंट इंडस्ट्री लगी थी वहां पे, क्या वो कामयाब हुई थी कि नहीं हुई थी, अगर वो फेल हुई तो क्यों फेल हुई, ऐसी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी हमें। हो सकता है जब किसी ने सीमेंट इंडस्ट्री पहले लगाई हो और उसको जो फैक्टर्स थे वो सूट नहीं किए, रॉ मटेरियल बहुत दूर पड़ गया होगा, कोई ना कोई रीजन तो होगा, कोई फैक्ट्री कहीं पे फेल हुई है तो कोई ना कोई हिस्टोरिकल पॉइंट तो होगा, उसका कोई ऐतिहासिक कारण जरूर होगा, तो वो भी देखना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट कर रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है। जैसे दिल्ली में नहीं लगाने देते, दिल्ली गवर्नमेंट आपको वहां पे इंडस्ट्री नहीं लगाने देगी, पॉल्यूशन का चार्ज करेगी कि पॉल्यूशन कर रही है इंडस्ट्री हटाओ यहाँ से,
ठीक है, जैसे ब्रिक उद्योग है, ईंट का उद्योग है, तो उसको हर जगह पर नहीं लगाने देते क्योंकि उससे धुआं फैलता है और पॉल्यूशन हो जाता है। अगर मीटिंग एंड होती है बेटा तो रीजॉइन कर। तो देखिए उसके बाद तो दोबारा देख लीजिए, किसी जगह पर इंडस्ट्री अगर लगाई जाती है तो वो रॉ मटेरियल बेस होता है, नजदीक है कि दूर है। पावर, बिजली को देखना पड़ता है नजदीक है कि दूर है। मार्केट देखना पड़ता है कि नजदीक है कि दूर है। और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देखनी पड़ती है। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा वो कैसे जो है कहीं पर लोकेशन करेगा या कहां पर, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे किस जगह पर वो अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी हैं। तो हम कहेंगे फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, की लोकेशन किसी जगह पर अगर इंडस्ट्री की करनी है, कोई इंडस्ट्रीज कहीं पे लगाना चाहता है तो वो कैसे करेगा। अब जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री की बात कर रहा था मैं अभी आपसे कि सीमेंट इंडस्ट्री कहीं पे लगाई जाए तो उसके लिए क्या क्या उसको चाहिए होगा। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं कॉटन इंडस्ट्री की बात करता हूं, ठीक है। तो कॉटन इंडस्ट्री में मान लीजिए सूती कपड़ा उद्योग है, सूती कपड़ा उद्योग, तो सूती कपड़ा उद्योग के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है। तो जैसे बॉम्बे में सूती कपड़ा उद्योग लगा हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे है, तो बॉम्बे में ही क्यों इतना फ्लोराइज हुआ, क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल नजदीक मिल जाता है। जो कॉटन होता है वो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान साइड से, एमपी साइड से बहुत सारा कॉटन मिल जाता है, तो रॉ मटेरियल मिल गया आराम से, ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। पावर यानी कि वहां पे प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, मैंने बताया था नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, तो वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र और गुजरात में नर्मदा रिवर क्रॉस करती है, तो नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम लगा हुआ है और उसी से बिजली की सप्लाई हो जाती है। तो देखो कॉटन इंडस्ट्री वहां पे काम कर रही है। दूसरा, कॉटन इंडस्ट्री के लिए क्लाइमेट भी जरूरी होता है। यहाँ पर मैंने क्लाइमेट को शो नहीं किया क्योंकि आपकी बुक में भी नहीं था, क्लाइमेट भी बहुत जरूरी होता है, मेरे दिमाग में है ये चीजें कि भाई क्लाइमेट भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कॉटन इंडस्ट्री के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट जरूरी होता है, अगर नमी नहीं होगी मौसम में तो धागा टूटेगा बार बार। इसीलिए आप देखोगे कॉटन इंडस्ट्री ज्यादातर बॉम्बे में या गुजरात में या वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे नमी होती है मौसम में, और जहां पर मौसम में नमी होगी वहां पर ही धागे की इंडस्ट्री लगाई जा सकेगी। ठीक है, तो ये भी हो गया रॉ मटेरियल और पावर, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल नजदीक मिलना चाहिए और पावर उनको मिल रही है। कहां से मिल रही थी? नर्मदा रिवर से। नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ, उससे पावर उनको मिली। अब अगला पॉइंट है मार्केट। अब देखो मार्केट बहुत बड़ा है। अगर बॉम्बे में कॉटन इंडस्ट्री लगी हुई है, गुजरात के सूरत में साड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार है, तो उसके पीछे रीजन है। ये बॉम्बे का और गुजरात का मार्केट, सूरत मार्केट, अहमदाबाद मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। ये ब्रिटिश टाइम से पहले से, ब्रिटिश टाइम 250 साल यहाँ ब्रिटिश रह गए, 250 ईयर, उससे पहले भी जो यहाँ पर कारोबार होता था गुजरात में, सूरत में, बहुत पुराने टाइम से मार्केट बना हुआ है। तो सोचो उस मार्केट की तो मुकाबला हो ही नहीं सकता, तो वहां पर कॉटन इंडस्ट्री क्यों नहीं चलेगी? बढ़िया चलेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे खरीदार हैं, कितने दुकानदार होंगे और पूरे भारत भर से यहाँ पर खरीदने के लिए आएंगे। तो क्या कॉटन इंडस्ट्री उसमें उस जगह पर नहीं चलेगी? बढ़िया चलेगी। इसीलिए जितनी भी कॉटन इंडस्ट्री है वो बॉम्बे या आसपास गुजरात या फिर केरला की तरफ या फिर आपके कर्नाटका की तरफ लगी हुई है, ज्यादातर लगी हुई है। तो ये मार्केट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, ये बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं जो कि किसी भी जगह पर इंडस्ट्रीज को उन्नत होने में, डेवलप्ड होने में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस जगह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है और जहां पर नोडल पॉइंट बनते हैं। नोडल पॉइंट का मतलब होता है कि सारे ट्रांसपोर्ट साधन एक जगह पर आकर मिलते हैं। कोई जगह ऐसी होगी, दिल्ली नोडल पॉइंट है। आप देखोगे दिल्ली से आपको एयर फ्लाइट भी मिल जाएगी, दिल्ली से आपको रोड ट्रांसपोर्ट के लिए अलग-अलग स्टेट में जाने के लिए बसें मिल जाएंगी, आपको दिल्ली में मेट्रो भी मिल जाएगी, दिल्ली में ट्रेन का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, इंडियन रेलवे। ठीक है, दिल्ली में आपको वाटर ट्रांसपोर्ट भी जो है इलाहाबाद से कनेक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से कितना साधन है हमारे पास में, तो नोडल पॉइंट हो गया। तो देखिए ये सब चीजें जरूरी होती है किसी जगह पर फैक्ट्री लगाने के लिए। रॉ मटेरियल, पावर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट। अब रॉ मटेरियल कॉटन के लिए और देख लो,
भाई जो लेबर जो है, लेबर कॉटन के लिए और देख लो भाई, लेबर राजस्थान की सस्ती मिल जाती है बॉम्बे वालों को, यूपी बिहार के लोग भी जो बॉम्बे की तरफ चले जाते हैं। और बॉम्बे में तो फिल्म इंडस्ट्री भी फेमस हो गई है, बॉलीवुड बड़ी फेमस हो गई है, क्योंकि जब एक कॉटन इंडस्ट्री वहां पर लगी तो कॉटन के साथ साथ वहां पे फिल्में भी लगने लगी। 1930 में पहली आलम आरा और 1925 में राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, ये फिल्में बननी शुरू हुई थी। पहली राजा हरिश्चंद्र थी, दूसरी आलम आरा फिल्म थी, और फिर वहां पर राजश्री प्रोडक्शन और अलग अलग टाइप की प्रोडक्शंस ने वहां पर बड़े लेवल पे फिल्में बनाई। श्री 420 सबसे फेमस फिल्म रही थी उस जमाने की, राज कपूर की, 1954 में बनी थी ये। तो बहुत अच्छा जो बड़े लेवल पे इन्होंने बॉम्बे को डेवलप किया है। बॉम्बे माया नगरी कहलाती है, माया नगरी। तो अब देखोगे लेबर बहुत सस्ती होनी चाहिए किसी भी जो है इंडस्ट्रीज के लिए। और हिस्टोरिकल पॉइंट जैसे मैंने अभी बताया, कॉटन इंडस्ट्री के लिए बॉम्बे और गुजरात ऐतिहासिक स्थान रखते हैं। पुराने टाइम से यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज लगी हुई है, लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे टाइम से ये मार्केट बना हुआ है, बहुत लंबा टाइम इस मार्केट को तैयार होने में लगा है, इसीलिए ये बहुत बेहतरीन मार्केट है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी गुजरात की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट हेल्प करती है, जो वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री लगाते हैं या फिर कपड़ा उद्योग तैयार करते हैं, साड़ी उद्योग तैयार करते हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी काम करते हैं वो उनको हेल्प करती है गुजरात गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो कितनी अच्छी सिस्टम है, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है। तो वहां पर कॉटन इंडस्ट्री कामयाब है। जिस जगह पर ये सारे पॉइंट फिट बैठेंगे वहां पर इंडस्ट्री कामयाब रहेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। और जिस जगह पर ये सारे फैक्टर उल्टे बैठेंगे, उल्टे हो जाएंगे सारे, रॉ मटेरियल दूर है, मार्केट दूर है, लेबर सस्ती नहीं है, पावर नहीं मिल रही है, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, हिस्टोरिकल पॉइंट नेगेटिव बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि सरकार हेल्प ही नहीं कर रही है, तो वहां पर बर्बाद होना है। फिर किसी भी इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, कोई भी उद्योगपति अगर उद्योग लगाना चाहेगा तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्री शुरू हुई उनमें सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री तो पहले कॉटन थी। कॉटन कंपनी शुरू हुई थी यहाँ पर, आपको याद होगा यहाँ पर पहली बार रेलवे शुरू की गई 1853 में, 1853 में रेलवे शुरू हुआ, ठीक है। मुंबई और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की रेलवे शुरू की गई थी, और फिर उसके बाद में रेलवे का एक्सपेंस हो गया। रेलवे शुरू क्यों की गई? कॉटन का रॉ मटेरियल लाने के लिए। महाराष्ट्र के अंदर से कॉटन को उठाकर बॉम्बे तक लाना था, फिर इन्होंने इंग्लैंड भेज देना था, इंग्लैंड भेजते थे वो, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड भेजने की बजाय बॉम्बे में ही फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी, कॉटन की मिल लगानी शुरू कर दी। आज पूरे इंडिया भर में अगर कॉटन मिल की बात की जाए तो वो 1600 से भी ज्यादा कॉटन मिल्स लगी हुई हैं, 1600 से भी ज्यादा, लगभग ये मान लीजिए कि 1700-1800 के लगभग होंगी कॉटन मिल्स। और उसके बाद ही फिर आयरन मिल भी शुरू हुई। सबसे पहली जो शुरू हुई थी आयरन एंड स्टील कंपनी, वो टाटा आयरन स्टील कंपनी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो 1907 में जमशेदजी नुसरवान जी टाटा ने शुरू किया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जे.एन. टाटा ने शुरू की थी, जहां बिहार के नजदीक खारकोई और स्वर्णरेखा नदी है, खारकोई नदी और स्वर्णरेखा नदी है, उसके किनारे पर टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को शुरू किया गया था, जो नीचे लिखा हुआ है, आप देखो नीचे लिखा हुआ है टिस्को, तो टिस्को शुरू किया गया था। उस टिस्को ने फिर बाद में 1907 में शुरू हुए थे वो लोग, जमशेदजी टाटा, और फिर बाद में उस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ गया, जमशेदपुर, क्योंकि पहले उस शहर का नाम साकची होता था, साकची होता था, फिर बाद में वो जमशेदपुर नाम पड़ गया, और वहां पर टिस्को बड़ा फेमस हो गया, ठीक है, टिस्को बड़ा फेमस हो गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने 1914 से लेकर 18 के बीच में जो वार चली, जो लड़ाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से बहुत पैसे कमाए। इनको इंडियन रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिला, टाटा आयरन स्टील कंपनी को ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडियन रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिला, इंडियन रेलवे की रेल गेज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। रेल की जो पटरियां होती है वो 3 टाइप की होती है, मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। तो ये तीनों ही टाइप की रेल की पटरियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टिस्को को मिला था 1914 और 18 के बीच में, और उसके बाद इन्होंने मुड़कर कभी नहीं देखा और बहुत पैसे कमाए इंडिया में। टाटा आयरन स्टील कंपनी ने बहुत पैसे कमाए, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे बड़े लेवल पे यहाँ पर आयरन एंड स्टील कंपनी काम करने लगी। आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि लोहा और
इस्पात उद्योग, इसको हिंदी में लोहा और इस्पात उद्योग कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो आयरन और रॉ मटेरियल कोकिंग कोयला, कुकिंग कोयला जिससे आयरन को पिघलाया जाएगा, कोकिंग कोल होता है, लोहे को पिघलाया जाएगा। फिर लाइमस्टोन होता है, उसको साफ करने के लिए लाइमस्टोन चूने का पत्थर यूज किया जाता है आयरन को साफ करने के लिए। फिर डोलोमाइट यूज किया जाता है, मैग्नीज मिलाकर स्टील बना लेते हैं। आयरन के अंदर जब मैग्नीज मिला दोगे तो वो स्टील बन जाएगा। और फिर फायर क्ले, फायर क्ले मतलब ऐसी मिट्टी जो फायर को झेल सकती हो, जो कोयला जो जलाया जाता है उसको झेल देती है, वो फायर क्ले। फायर क्ले का मतलब होता है जैसे कि जो हाई लेवल की जो रेजिस्टेंस यानी कि जो ज्यादा ताप झेल सकती है, वो फायर क्ले हो गया। ठीक है, तो ये सब रॉ मटेरियल होता है आयरन स्टील कंपनी के लिए। आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज और फायर क्ले। जब ये किसी को सुटेबल मिलेगा कहीं पर तो वहां पर आयरन स्टील कंपनी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए अब कहां पर लगी है आयरन स्टील कंपनी। छत्तीसगढ़, एमपी का हिस्सा छत्तीसगढ़ जो 2000 सन में अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ के साथ साथ दो राज्य और अलग हुए थे सन 2000 में। यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग हुआ झारखंड। बहुत सिंपल है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये तीनों अलग किए गए थे एक साथ 2000 में। तो उसी छत्तीसगढ़ में लगाया गया, क्या लगाया गया, आयरन स्टील कंपनी वहां पर लगी हुई बहुत सारी। उड़ीसा में, नॉर्दर्न उड़ीसा, साउदर्न उड़ीसा नहीं, नॉर्दर्न उड़ीसा में आयरन स्टील कंपनी लगाई गई। झारखंड में लगाया गया, झारखंड की अभी डेट बताई थी, कब अलग हुआ था 2000 में, सन 2000 में अलग किया गया था। और वेस्ट बंगाल का पश्चिमी भाग, वहां पर भी क्या लगाई गई, आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत सारे लेवल पे लगाई गई। ठीक है, तो ये आपका आयरन स्टील कंपनी का पॉइंट है। अब जो है बहुत सारे स्टील प्लांट भी शुरू किए गए, जैसे यहाँ पर टाटा आयरन स्टील कंपनी शुरू की गई, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी नंबर 2 इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और टाटा आयरन स्टील कंपनी। फिर VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ठीक है, और फिर उसके बाद राउरकेला स्टील प्लांट, फिर उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट, फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है, फिर उसके बाद में बोकारो स्टील प्लांट और फिर अदर्स और बहुत सारे अदर जो यहाँ पर बने हुए हैं उनके स्टील प्लांट लगाए गए। तो नेक्स्ट टाइम हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि भी जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी जिसको हम आयरन स्टील कंपनी कहते हैं, उनमें जो टिस्को है, इसको है, VSL है और राउरकेला है, भिलाई है और जो दुर्गापुर है, उसके बाद बोकारो है, बोकारो के बाद में जो आपकी अदर्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। ये आपका पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट 1 क्लासिफिकेशन और लोकेशन का जो टॉपिक था, और साथ में आयरन एंड स्टील कंपनी को हमने शुरू किया है और किस किस जगह पर किन किन लोगों ने लगाई। टिस्को ने लगाई, टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसको ने लगाई, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ठीक है, VISL और राउरकेला स्टील प्लांट और उसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो एंड अदर्स। इनके बारे में फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। कोई जो टॉपिक, कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप थैंक यू, हैव ए नाइस डे।